मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है छंद। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि छंद कहते किसे हैं। तो बच्चों, छंद जो वह शब्द योजना जिसमें यति, गति, लय, मात्राओं आदि का निश्चित रूप हो, ठीक है, जिसमें लय हो, यति गति हो, यति गति ये लय मात्रा ये सब इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, उनका निश्चित रूप हो, क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। बिना छंद या लय के कविता संभव नहीं है। लेकिन आधुनिक जो अपने काव्य शास्त्र के विद्वान हैं, आधुनिक जो कवि हैं, उन्होंने छंद मुक्त कविता का विधान किया है। जैसे छंद मुक्त कविता लिखने वाले सबसे पहले कवि कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो फिर भी हालांकि आज के समय में ये छंदबद्ध कविता जो है वो छंद मुक्त हो चुकी है, कर दी गई है, लेकिन फिर भी बिना लय के कविता संभव नहीं है। ठीक है, तो हम करेंगे छंद में सबसे पहले देखेंगे अपने छंद का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें छंद का अर्थ। छंद का अर्थ है यह छद धातु से बना है। ठीक है, छद धातु से बना है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक तो आच्छादित करना, आच्छादित करना, और एक अर्थ है आह्लादित करना, आह्लादित करना। तो आप सोचें, जो लयबद्ध रचना है या कोई कविता है या जो संगीत है, वो मानव को तो क्या, पशुओं को भी, जानवरों को भी रस मग्न कर देती है। ठीक है, तो आह्लादित कर देना अर्थात प्रसन्न करना, मन को प्रसन्न कर देना, प्रसन्न चित्त कर देना। ठीक है, और दूसरा है आच्छादित करना। आच्छादित करना अर्थात ढकना, शब्द और अर्थ की दरारें भरकर श्रोता तक उनको पहुंचा देता है। अर्थात इसमें एक बंधन है, इसमें मात्राओं की गणना होती है, इसमें वर्णों की गणना होती है। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले छंद की परिभाषा हो गई, छंद किसे कहते हैं। आ गया समझ में कि कोई शब्द योजना जिसमें मात्रा, यति, गति, लय का निश्चित रूप हो वह छंद कहलाता है। छंद का अर्थ क्या है? छद धातु से बना है। आच्छादित करना और आह्लादित करना इसके दो अर्थ हैं। अब देखेंगे छंद में मात्राएं और वर्ण काउंट होते हैं। मात्रा और वर्ण, तो सबसे पहले हम देखेंगे मात्रा और वर्ण कैसे इनकी गणना की जाती है। तो अपने क्या बोलते हैं मात्रा को? मात्रा किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देखें, मात्रा किसे कहते हैं? किसी अक्षर को बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ध्यान है सबको। अब छंद शास्त्र में ह्रस्व को बोलते हैं लघु और दीर्घ को बोलते हैं गुरु। ठीक है, और इनका चिन्ह भी होता है, इनका चिन्ह होता है लाघव। लघु अर्थात छोटा, लाघव होने के कारण इसका चिन्ह एक डंडा, एक लाइन होगी। ठीक है, एक रेखा के रूप में इसे बताया गया है। गुरु, गुरु जो है ये दो काउंट होते हैं, ये एक मात्रा काउंट होगी, ये दो काउंट होंगी। इसके लिए एक टेढ़ी रेखा का विधान किया गया है इस तरह से, समझ गए। अब हम देखेंगे कि लघु और गुरु का मतलब क्या है, कैसे होती है ये। तो लघु और गुरु, ठीक है, लघु मात्राएं कौन कौन सी होंगी? अ, इ,
उ और री। ठीक है, गुरु कौन कौन सी होंगी? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सभी होंगी गुरु। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब ये देखना है कि जो स्वर होते हैं मात्राएं केवल उनकी होंगी, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जैसे मैंने लिखा अ है ये, तो क ये माना जाएगा एक। ठीक है, एक शब्द भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे लिखा कमल। इसको कैसे गिनेंगे? अपने लघु के लिए मैंने कौन सा बताया था? ये वाला। और गुरु के लिए कौन सा बताया था? ये वाला। ठीक है, तो ये भी एक मात्रा है, क और की मात्रा है, इसमें एक मात्रा है, एक मात्रा है। ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया महिमा। ठीक है, एक एक और ये दो, इस तरह से हो जाएगा। और देखिए एक शब्द है पुजारी। ठीक है, उ की मात्रा है एक, आ की मात्रा है इस तरह से, आ की मात्रा है इस तरह से। ठीक है, ये हो गई मात्राएं, कैसे हम इनको पहचान करते हैं। अब देखेंगे कि स्वर जो है केवल स्वरों की मात्राएं काउंट होगी, व्यंजन की नहीं। तो इसको लघु स्वर कैसे होंगे और गुरु कौन से होंगे? ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे कि कई बार जो लघु वर्ण है वो गुरु हो जाता है, वो कैसे हो जाता है? लघु वर्ण का गुरु। ठीक है, सबसे पहले अनुस्वार वाले, अनुस्वार वाले, अनुस्वार वाले लिखा मैंने हंस। मैंने आपको बताया था कि ये एक है, अ की मात्रा है, ये अ की मात्रा है, एक एक होगा। लेकिन यदि किसी पर अनुस्वार लगा है तो वो क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। तो ये हो गया गुरु और ये है लघु। जैसे संयम। ठीक है, ये है गुरु, ये लघु, ये लघु। आ गया समझ में? दूसरा देखें, ये है अनुस्वार वाले। दूसरा है विसर्ग से युक्त हो, तो विसर्ग से युक्त हो, वो भी क्या हो जाएगा? लघु वर्ण किसमें बदल जाएगा? गुरु में बदल जाएगा। देखें दुख, विसर्ग लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? गुरु, और ये होगा लघु। जैसे मन है कामना। ठीक है, ये है लघु, ये हो जाएगा गुरु, ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। आ गया समझ में? और देखें नंबर 3, हलंत से युक्त हो। ठीक है, हलंत लगा हो तो उससे पूर्व वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ या गुरु हो जाएगा। जैसे जगत। ठीक है, ये है लघु, ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हलंत लगा हुआ है। जैसे संयुक्ताक्षर मैंने इससे पहले करवाना था, संयुक्ताक्षर वाले जो है ना, संयुक्त व्यंजन से पूर्व वाला, से पूर्व जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन से पूर्व देखें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सत्य। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो यह क्या है? संयुक्त है, लेकिन संयुक्त से पूर्व वाला क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। विशेष ध्यान रखना है, ये रहेगा लघु। इसी तरह से त के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये आधा है, तो इससे पूर्व वाला क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। आ गया समझ में? इसी तरह से सत्य मैंने लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? त्य। ये संयुक्त व्यंजन है तो त आधा है, इससे पूर्व
भी लघु क्या हो जाते हैं, गुरु वर्ण हो जाते हैं। कई बार उच्चारण जो होगा वो गुरु मात्रा तो गुरु की होगी, लेकिन हो क्या जाएगा, लघु में गिना जाएगा। कैसे, जैसे चरण के अंत में यदि आवश्यकता हो, ठीक है, यदि आवश्यकता हो। चरण किसे बोलते हैं, एक जो होगी पंक्ति वो एक चरण, दो चरण, तीन और चार चरणों की पंक्तियां, ठीक है। इसी तरह से चरण के अंत में या चरण में कहीं भी आवश्यकता पड़े तो क्या हो जाता है, लघु वर्ण गुरु हो जाता है, ठीक है। जैसे यही हमारी वह मातृभूमि, देखें, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु और गुरु, और ये क्या है, लघु होना चाहिए, इसको गुरु मान लिया गया, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे कि कहीं पर अपवाद है जहां लघु वर्ण जो गुरु है जो वो क्या रहता है, लघु ही रहता है। जैसे हंस, हंस में क्या होगा, ध्यान में रखना है, ऊपर यदि चंद्र बिंदु है, ठीक है, ऊपर यदि चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है, वहां क्या होगा, लघु ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको करवाया था हंस में कि अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार लगा है, लेकिन इसको क्या माना था हमने, गुरु है, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु। लेकिन जहां पर चंद्र बिंदु लगा होगा वो क्या कहलाएगा, लघु ही रहेगा, गुरु नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और कहीं कहीं गुरु वर्ण जो है वो लघु हो जाता है, वो भी यदि कहीं पर आवश्यकता हो। वर्णों और मात्राओं की गिनती, कैसे गिनती होती है वर्णों की और कैसे गिनती होती है मात्राओं की, ठीक है। जैसे पहला ही देखिए क में मैंने यहाँ लिख दिया वर्ण और यहाँ लिख दिए मात्रा, ठीक है। कितनी मात्राएं हैं, कितने वर्ण हैं, क लिखा है, क में कितने वर्ण हैं, तो एक ही है, ठीक है, एक मात्रा। मैंने आपको बताया कि स्वरों को ही, इसमें व्यंजन को नहीं माना गया है, मात्रा को ही, स्वर को ही क्या मान लिया गया है, वर्ण मान लिया गया है। तो इसका अर्थ ये है कि जिसके ऊपर स्वर लगा है वो ही गिना जाएगा, ठीक है। तो क एक है और मात्रा भी इस पर क्या है, एक ही है, तो ये एक वर्ण एक मात्रा हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर काल, तो आ की मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा। तो इसमें कितनी मात्राएं होगी, 2 और 3, और वर्ण कितने हो गए, 1 और 1 2, ठीक है। तो 2 हो गए वर्ण और 3 हो गई मात्राएं, ठीक है। और देखें हंस, यहां क्या हुआ, ये होगा गुरु, ये होगा लघु, तो वर्ण कितने हैं, 2 और मात्राएं कितनी हैं, 3, ठीक है। और देखें हंसी, एक मात्रा को एक ही वर्ण गिना जाएगा, चाहे वो लघु हो चाहे वो गुरु हो, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया गुरु, ये हो गया गुरु, ठीक है। और वर्ण कितने हैं, 1 और 1 2 वर्ण हैं, 2 लगा दिए। मात्राएं कितनी हैं, 2 और 2 4। लघु को एक मात्रा गिना जाता है और गुरु को 2 मात्राएं गिनी जाती है, 2 से ज्यादा मात्रा नहीं होंगी, ठीक है। 2 और 2 4। और देखते हैं अपने, मैंने लिखा स्वास्थ्य, ठीक है। अब देखें इसको
तो आधा है, ये गिना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले है। यदि इसके बाद में संयुक्त हो तो उससे पूर्व वाला क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। तो ये तो पहले से ही गुरु है तो गुरु ही रहेगा। अब ये भी नहीं गिना जाएगा, ये भी नहीं, तो ये क्या है? लघु है। अब इसमें 2 और 1 3, और मात्राएं कितनी हैं? 3, और वर्ण कितने हैं? 1 और 1 2 ही वर्ण है इसमें, ये ध्यान में रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाली चीजें अगर आपको समझ आ जाएंगी तो छंद अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। कार्य, कार्य में देखें, ये है गुरु और ये क्या होगा? लघु हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो होगा वो होगा र है, जो कि इससे पूर्व बोला जाता है, आधा र है। तो आधा र इसके साथ गिना जाएगा, पूर्व वाले के साथ। तो पूर्व वाला तो पहले से ही गुरु है ही, ये है लघु। और वर्ण कितने होंगे? 1 और 1 2, 2 वर्ण, और मात्राएं कितनी होंगी? 2 और 1 3, 3 मात्राएं। ठीक है। और देखें, कर्ता, एक शब्द है कर्ता। ठीक है। अब ये क्या है? कर र। यहाँ क्या था? देखिए इस तरह से कुछ इसकी स्ट्रक्चर बनेगी कार्य की, लेकिन इसकी देखिए ऐसे। ठीक है। तो ये क्या है? संयुक्त है, तो ये इसके साथ गिना जाएगा, तो ये हो जाएंगे गुरु। ठीक है। ये पहले से ही गुरु है इसलिए। ता भी क्या है? गुरु। तो इसमें वर्ण कितने हो गए? 1 और 1 2, 2 वर्ण हो गए, 2 और 2 4, 4 हो गई मात्राएं। ठीक है। इस तरह से हमें इसका विशेष ध्यान रखना। अब हम करेंगे यति और गति, यति और गति। ठीक है। यति किसे कहते हैं और गति किसे कहते हैं? सबसे पहले देखें यति। किसी भी छंद को पढ़ते समय बीच में रुकना पड़ता है, जहां रुकते हैं उसे ही क्या कहते हैं? रति, यति। कभी कभी तो चरण बहुत लंबा हो जाता है तो बीच बीच में हमें रुकना पड़ता है, वो होगा यति। जैसे देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, यहां पर क्या लगी? यति। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आ जाती है गति। किसी भी, गति किसको कहेंगे? कि किसी भी छंद को पढ़ते समय, पढ़ते हैं जब उसमें एक लय बन जाती है तो वो क्या कहलाती है? गति कहलाती है। छंदों में लय और गति का जो है वो विशेष ध्यान रखना होता है। बिना लय और बिना गति के कोई भी कविता संभव नहीं है। देखिए जैसे मैंने लिखा, बरखा काल मेघ नभ छाए। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको बदल देती हूँ, तो क्या ये वैसा का वैसा रहेगा? हालांकि मात्राएं भले ही सेम होंगी लेकिन उसकी गति में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। जैसे मेघ नभ छाए बरखा काल, तो ये बनेगा नहीं। तो इसीलिए किसी भी रचना में, किसी भी कविता में यति, गति और लय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। ये हो गए हमारे मात्राएं। मात्राओं से संबंधित मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है। अब हम आगे करेंगे कि वर्ण कैसे गिने जाते हैं, वर्णिक छंदों के भांगी। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।